नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फोर बेसिक के बारे में जानकारी। फोर बेसिक का एक ट्रेनिंग नहीं, हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे कि क्या होता है फोर बेसिक्स। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि फोर बेसिक जो है कुछ 4 काम हैं जो कि बेसिकली करना पड़ता है हर नेटवर्कर को, हर डायरेक्ट सेलर को अपने एंटायर जीवन में। तभी वो अपने पोजीशन पर बना रह सकता है या आगे बढ़ सकता है, तभी वो स्टेबल रह सकता है। हमेशा उसको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, बस उसके अलग अलग रूप बदल जाते हैं कि जिस स्टेज पर वो होगा उसके हिसाब से वो कैसे काम करेगा और कौन कौन उसके प्रॉस्पेक्ट होंगे और कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। तो हम समझेंगे फोर बेसिक्स को। फोर बेसिक्स क्या होते हैं, क्या काम होते हैं जो एक नेटवर्कर अपने जीवन में पूरे एंटायर लाइफ में करते रहता है। तो इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस फोर बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो समझेंगे कि 4 पिलर हैं किसी बिल्डिंग को बनने के लिए। अगर 4 पिलर की ज़रूरत पड़ती है तो उसी को बेस समझ के हम आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा लिस्ट मेकिंग का। एक लिस्ट बनानी होती है हमको लोगों की, क्योंकि यही हमारा रॉ मटेरियल होता है, यही हमारा रोड मैप होता है। इसी के ऊपर, इसी के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इन्विटेशन का। हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस में आने के लिए, इसको समझेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है हमारा शो द प्लान। हम प्लान शो करते लोगों को, हमारा बिजनेस प्लान समझाते हैं, उसको शो करते हैं, दिखाते हैं कि कितना पावरफुल हमारा बिजनेस है और कैसे इसमें इनकम जनरेट होगा, इसको समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा फॉलोअप का। फॉलोअप यानी कि उनके साथ बने रहना, उनके टच में रहना। उसके बाद क्लोजिंग का मतलब ये कि उन लोगों को अपने साथ लाना, अपने बिजनेस में शामिल करना और उनको हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाना, ये क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपने सिस्टम में बंद कर रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब यहाँ ये है कि आप उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने साथ उन्हें क्लोज कर रहे हैं, अपने साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं और उनके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जीने जा रहे हैं। ठीक है। तो रियल नेटवर्कर, एक सच्चा नेटवर्कर या सच्चा जो डायरेक्ट सेलर है, ये सारे काम जीवन भर करता है, उसे करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपने पोजीशन पर बने रहना है या एक अच्छे इनकम को जनरेट करते हुए स्टेबल रहना है तो ये सारे काम उसे करने ही पड़ते हैं। तो हम समझेंगे बारी बारी सारे पॉइंट्स को और यहाँ हम क्लियर करेंगे कि क्या होते हैं ये फोर बेसिक्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लिस्ट मेकिंग, जो है हमारा पहला पॉइंट। तो इस पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाए, लिस्ट कैसा मेक करेंगे हम लोगों को हमारे बिजनेस में लाने के लिए। जो एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए जिनसे हमें कॉन्टैक्ट्स करने हैं, उनके थ्रू हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है लोगों का। जितने ज़्यादा बड़ी टीम, जितना ज़्यादा आपकी टीम में लोग, उतना बड़ा आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा और उतना ही बड़ा आपका पे आउट भी होगा। तो हमें लिस्ट बनाना है सबसे पहले। तो एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स का, जिसके बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स का मतलब ये है कि जैसे ये रेड कलर में आप देख रहे हो साइड में, उसके एक एक जो अक्षर हैं, एक एक जो अल्फ़ाबेट है, उससे एक चीज़ बनी है। एफ से बनेगा फ्रेंड, यानी कि आपके दोस्त हो सकते हैं करीबी, उनको लिस्ट में लिखना है। अभी हम उनको बताने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे एक लिस्ट में, जो कि कागज़ पर बनी होनी चाहिए हमारी लिस्ट। क्योंकि हमारा दिमाग रैंडमली कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, तो हम हर किसी का नाम, उनके नंबर्स हमारे माइंड में नहीं रख सकते। तो कागज़ पर लिखने का एक महत्व बनता है कि अगर आपने उसको लिखा है तो कभी भी उसको आप देख के वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी कि कहाँ उनसे मिले थे और कैसे उनको हमें प्रेजेंट करना है। ये सारी जानकारी हमारे माइंड में आ जाती है। रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके पास में है, करीबी है, रिलेशन में है, उन लोगों को आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जहाँ आप जाते हो कई बार, जिनसे आप पहली बार मिलते हो और वहाँ थोड़ी सी जान पहचान या बातचीत शुरू होती है, तो उन लोगों को, इंस्टीट्यूशंस में जो लोग होंगे उन लोगों को भी आप अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए। एजुकेशनल जो चीज़ है, जैसा आपका बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हो या आप कुछ क्लासेस लगा रहे हैं, वहाँ कुछ लोग हैं जिनको हमारे बिज़नेस की नीड है, प्रोडक्ट्स की नीड है, इनकम की नीड है, तो उन लोगों को भी अपने आप लिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा। नेबर्स हो सकते हैं हमारे पड़ोसी, उनसे भी बात करके हम अभी तो बात नहीं करना है, सिर्फ हमको लिस्ट मेकिंग करना है, हमको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन लोग हैं। उसके बाद डॉक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप जब डॉक्टर्स को मिलने जा रहे हो तो कई बार ऐसी बातें हम सुनते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो अपनी परेशानी से, अपनी दिक्कत से परेशान है और वो कई डॉक्टरों के पास जाकर आया है लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो ऐसे में हम अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट उनके लिए हेल्पफुल है, अब वो बाद में हम देखेंगे।
तो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। अब स्ट्रेंजर से जब हम बात करते हैं, लोगों से, नए लोग जब मिलते हैं, उनसे जब इंटरेक्शन करते हैं, समझो आप कहीं किसी ऑफिस में गए, कहीं आप चाय पीने के लिए रुक गए, है ना, तो ये स्ट्रेंजर्स हैं जिनसे आप पहली बार मिले हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं। तो उनसे सही तरीके से बात करके, उनसे कैसे बात की जाए, इस पॉइंट पर भी हम आगे बात करेंगे। तो उनसे एक सही तरीके से रिलेशनशिप बिल्डअप करके उनका नंबर जो है आप अपने मोबाइल में या अपने लिस्ट में जो है लिख करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लोग हैं जिनके हम एक लिस्ट बनाएंगे और इसी लिस्ट के ऊपर हम आगे हमारा वर्क करने वाले हैं। तो लिस्ट कैसे बनेंगी, लिस्ट बनाने का प्रोसीजर क्या होगा, इस पर थोड़ी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है कि जहां आप रेसिडेंशियल हो, जहां आप रह रहे हो, वहां पर एक लोकल एरिया की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। लोकल जिस जगह पे हो आप, यानी 10 या 20 किलोमीटर, 25 या 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर का अंदर का जो आपका एरिया होगा वो लोकल एरिया होगा। तो उस लोकल एरिया की एक लिस्ट आपने एरिया वाइज बनानी है। अब एरिया वाइज का मतलब ये है कि हो सकता है कि दोनों दिशाओं में अलग अलग लोग हैं जिनसे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनसे आप मिल पाए हो, जिनके नंबर्स हैं। तो एरिया वाइज लिस्ट बनाने का एक बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप उस एरिया में जाएंगे तो वहाँ एक बार ओवरलुक करेंगे अपनी लिस्ट को, तो समझ में आएगा कि किसको कहीं कुछ प्रोडक्ट देना है, किसको मिलना है, या वो सारे लोग एक ही विजिट में आपके कवर हो सकते हैं, जिससे कि आपका खर्चा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो ये एरिया वाइज होनी चाहिए लिस्ट। और कभी कभी ये होता है कि जिस एरिया में गए हम लोग, वहाँ पर उसको कॉल करके अगर हम बात करते हैं तो उसको आपकी नीड थी लेकिन वो कॉल करना भूल गया था या कॉल करने वाला था, तो भी आप उनसे मिलकर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा अदर सिटीज़ का। जैसा अदर सिटीज़ में जैसा कि हमारे सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उन लोगों तक हमें ये सारी चीज़ें अगर पहुंचानी है तो उनका एक एरिया वाइज, उधर का भी उन सिटीज़ के हिसाब से जो एरिया वाइज लिस्ट होगा वो भी आपने एक अलग से बना के तैयार रखना चाहिए, ताकि आप उनको जिस समय प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, जिस समय इनवाइट करना है, या वहाँ उन शहरों में जहाँ कहीं सेमिनार्स हो रहे होंगे, ट्रेनिंग मीटिंग्स हो रही होंगी, तो उस एरिया में उनको आप अप्रोच कर सकते हो जाने के लिए। ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे हम रीपर्चेस लिस्ट। अभी क्या है कि ये दो जो लिस्ट थी, हमारी लिस्ट हम जब इनिशियल स्टेज पे थे, हमारा बिजनेस चालू कर रहे थे, उस समय की बात है। लेकिन ये थर्ड नंबर की लिस्ट जो है रीपर्चेस, मतलब कि जो रीपर्चेस सिस्टम होता है इस बिज़नेस में, इसमें एक लिस्ट अगर हमारे पास में होती है तो हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि कई लोग खरीदते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में कब खरीदना है, क्या खरीदना है, इसके बारे में भी वो भूल जाते हैं, तो हम उनको याद दिला सकते हैं। क्योंकि फाइनली हमारा जब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा तभी हमारा इनकम भी जनरेट होगा। तो रीपर्चेस की एक लिस्ट होनी चाहिए, बनाने की आदत रखना एक अच्छी बात है। 4 नंबर रखेंगे हमारा मंथली यूज़र लिस्ट। अब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमारे बिज़नेस में कि महीने में कुछ यूज करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं और इस सिस्टम में नहीं आना चाहते, उनका अगर बिल्कुल भी मूड नहीं है या वो कर नहीं सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो यूज़र हैं, आपका मंथली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका भी एक लिस्ट बना होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हर महीना क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें तो वो भी आपके बिजनेस वैल्यू में शुमार होगा उनका लिया हुआ प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, एक नेटवर्कर के पास, एक डायरेक्ट सेलर्स के पास। 5वां नंबर देखते हैं रिटेनिंग लीडर। रिटेनिंग लीडर यानी आपके कुछ एक्टिव लीडर्स होंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे होंगे और आपको सपोर्ट करते होंगे, आपकी बात मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों को आप रिटेन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लीडर बहुत ही बेहतरीन वर्क करेंगे और आगे बिजनेस में हमारे साथ में स्टे रहेंगे, तो ऐसे लोगों की एक रिटेनिंग लीडरशिप की एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में, जिनसे आप जो एक टीम होगा जो आपको ग्रो करना है आगे चल के, इसके ऊपर भी एक लिस्ट हमारे पास, हमारे जॉइंटेड जो लीडर है उनकी होनी चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा कोर टीम लिस्ट। कोर टीम का एक होता है जब हम नेटवर्किंग में आगे बढ़ते हैं, हमारा एक टीम, एक अच्छा खासा टीम डेवलप हो जाता है, तो उसमें कुछ कोर टीम लीडर होते हैं जो हमारे एकदम करीब होते हैं। उसके बाद में उन लोगों का बिजनेस वैल्यूम जो है, या वो लोग जो है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते हैं, आपकी हर बात के साथ में वो सहमत हैं, आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वो सहमत हैं, आपको एक लीडर मानते हैं, तो ऐसे कोर टीम की लिस्ट जो है आपके पास में होनी चाहिए। तो ये हुई लिस्ट मेकिंग, क्योंकि बॉटम टू टॉप जितने भी लीडर्स होंगे सबके पास में उनकी अपनी अपनी एक लिस्ट होती है, क्योंकि ये काम हमें सारी उम्र करना है जब तक आप नेटवर्किंग में हो। एक पूरे एंटायर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो आपका लाइफ होगा तब तक ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, लिस्ट मेकिंग। इस तरीके से एक लिस्ट, बेहतरीन लिस्ट बनाई जा सकती है और लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स करना, हम लोगों से मिलना, ये कभी हमारा ख़त्म नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इन्विटेशन का।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनविटेशन करने का, लोगों को इनवाइट करने का हमारे बिजनेस में। तो वो कैसा करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जो पिक्चर्स देख रहे हो इनके क्या मतलब से हम थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट हम समझेंगे जो कि है बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते बनाना। सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ सही होने चाहिए। जेन्युइन रिलेशनशिप अगर है, उनके साथ में अच्छे संबंध है, अच्छी बातचीत है, वो आपके विचारों का आदर करते हैं, आपके विचार उनको पढ़ते हैं, उनकी थिंकिंग आपसे मैच करती है, जब ही ये ट्यूनिंग बैठेगी तभी लोग आपके साथ में बिजनेस में आएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। अब इस पर करना क्या होगा कि कॉल्स हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं उनके साथ में। व्हाट्सअप पर अगर हम उनके साथ है तो व्हाट्सअप पर मैसेजिंग होती है। फेसबुक प्रोफाइल अगर है, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो वहाँ वो देखते हैं हमारे प्रोफाइल को और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या कर रहे हैं, हमारी पोस्ट को देखते हैं वो लोग, और इसके तहत जो है एक रिलेशनशिप बिल्टअप किया जा सकता है। आप अचानक ही कोई चीज़ उनको जाकर बताएंगे बिजनेस के बारे में, तो ये एक जो है कि खुद का स्वार्थीपन दिखाई पड़ता है उनको, और वो समझते हैं कि ये अपने खुद के फ़ायदे के लिए मेरे पास आया है, तो वो इंटरेक्ट नहीं करते आपसे और उसके बाद में वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस माध्यम से आप उनसे मिल करके धीरे धीरे आप किसी दूसरी जनरल चर्चाओं के तहत या किसी दूसरी बातों के तहत उनकी तरफ चलेंगे। तो जब आप बात करेंगे उनसे, या व्हाट्सअप करेंगे, फेसबुक करेंगे या मिलेंगे, तो सबसे पहले तो उन्हें सुनना है हमें, क्योंकि हम जब तक उन्हें सुनेंगे नहीं तो तब तक ये हमने तय नहीं कर पाएंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और उनका जो सोचने का तरीका है वो कैसा है, वो उनको सुन के ही समझा जा सकता है। पहले अपने कमिटमेंट्स को पास करने की जल्दी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पहले उन्हें सुनना चाहिए। और नो नीड्स, जैसे आप उन्हें सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद में उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको समझ में आएगा, और उसको अपने साथ में जोड़ना है। जो चाहता है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है और जो नीडफुल है वो व्यक्ति, तो सेम नीड्स मेरी भी थी और यहाँ से मैंने वो चीज़ें हासिल की है, ये हमको जताना है, हमको दर्शाना है। तो फाइनली हमारा गोल क्या है, जो हम ये चीज़ें बता रहे हैं, तो हमारा फाइनल जो हेतु है, फाइनल जो उद्देश्य है, उसका ही भला करने का है, हमारे साथ साथ उसका भी भला होता है। इसलिए अपनी माइंड में ज़रूर चीज़ रखनी चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो एक अपने मन में प्राउड रहेगा और खुद के प्रति जो है आत्मविश्वास बना रहेगा। ठीक है ना। तो पहले उन्हें सुने, उसके बाद उनकी नीड को पहचाने, फिर उनसे रिलेट करें अपने आप को, तभी वो आपके साथ में ट्यून होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेक टाइम। अब जो आपकी उनके साथ में दोस्ती हो चुकी, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, वो आपके विचारों की कदर करते हैं, आप उनके विचारों पर कमेंट करते हैं, या जो भी है आपका जो एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्टअप होता है, इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ये एक हर एक व्यक्ति के अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से उनको 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम लग सकता है, जिससे आप रिलेशन बहुत अच्छे बिल्टअप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है टेक टाइम, है ना। उसके बाद आप टाइम लेंगे उनका। अभी तक आपने उनको अपने बिजनेस के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मांगा है, या उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं की है। अगर की भी हो तो थोड़ी सी और बात करें, एकदम से डीप में उनसे बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम उनका टाइम लेंगे। हर किसी का टाइम कीमती होता है दोस्तों, है ना। वो व्हाट्सअप, फेसबुक या किसी और मूवीज़ देखने में टाइम वेस्ट करना चाहेगा, लेकिन आपको टाइम देने की वो जहमत तभी उठाएगा जब आपके साथ रिलेशनशिप सही है, आपकी बात को समझ पाए। तो टेक टाइम, तो डू 1-to-1 एट होम। उसके घर पर 1-to-1 मतलब थोड़ी सी एक प्राइमरी आइडिया उनको देने के लिए आप उनके घर पर फैमिली के सामने दे तो बहुत ही बेहतर होता है। अब ये क्यों होता है कि गिव ओवरव्यू प्लान, एक प्लान का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा। एकदम डिटेल प्लान देने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें हम उनको बता पाए इन शॉर्ट में या इन टर्म में, तो उनको आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो उसके घर पे प्लान देना, उनके घर पे जाकर के बैठ के उनके फैमिलियर्स के सामने उनको समझाना, ये बिल्कुल उसी के बराबर है जैसे कि आप उनके साथ में फ्री में, उनके फैमिली के लोग भी आपके प्रॉस्पेक्ट बन गए हैं। जब वो व्यक्ति सुनेगा, शायद हो सकता है कि उसे कभी पसंद आए, लेकिन उनके घर के लोगों को ज़रूर ये चीज़ पसंद आ सकती है। वहाँ से वो लोग जब सुनते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे लीडर्स भी पाए गए हैं कि आप उनके पति को प्लान देने गए, उनकी मिसेस जो है, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने बिजनेस अच्छा किया। ऐसे भी उदाहरण बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि उनके घर से जो इंटरेक्शन आने वाला है, जब वो बिज़नेस करना चाहेंगे या कन्विंस्ड हो गए, तो उनकी फैमिली भी उनके साथ में होगी, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगी, आपके लिए भी साबित होगी। तो एक ओवरव्यू प्लान देना है। कीप जीटीएस नेसेसिटी,
अब क्या हो गया, GTS का मतलब कि सेमिनार है ना, गेटवे टू सक्सेस हम इस सिस्टम में बोलते हैं। तो जो सेमिनार है उसकी नेसेसिटी जो है, यानी उसकी गरज जो है, उसकी इम्पोर्टेंसी है, वो बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसके घर पे ही सारी प्लान बात कर दी और बोलेंगे कि ठीक है ये बस इतना ही है, इसके ऊपर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी है इतना, ये नहीं कहना है। हमें अपने प्रोग्राम्स की, मीटिंग्स की नेसेसिटी को, उसकी ज़रूरत को, है ना, इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है, उनको ट्रेनिंग भी लेके जाना है। क्योंकि अभी जो आप उनके सामने डिस्कस कर रहे हो, एक थ्योरी डिस्कस कर रहे हो, प्रैक्टिकली वो जब बहुत सारे लोगों को, सिस्टम को, लीडर्स को, पेआउट्स को जब देखेंगे प्रोग्राम में, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। इनवाइट विथ फैमिली टू GTS, और उसके बाद उनको इनवाइट कीजिए, उनका टाइम लीजिए, और GTS में आने के लिए उनको आप ज़रूर इनवाइट कीजिए विथ फैमिली। अगर आप अंकल को प्लान दे रहे हैं तो आंटी को जरूर बुलाएं, अगर आप भैया को प्लान दे रहे हैं तो भाभी को बुलाएं, अगर आप दादा को प्लान दे रहे हैं तो दादी को बुलाएं, अगर आप एक किसी छोटे मतलब 18+ किसी यंग लड़के को बुला रहे हैं तो उनके गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आप इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वो इंटरप्शन खड़ा ना करे कि ये क्या आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्विटेशन करेंगे लोगों को अपने बिजनेस में आने के लिए। तो रिलेशनशिप सबसे पहले बिल्ड होगा इस बिजनेस में। जब तक आपके रिश्ते बनते नहीं तब तक ट्रस्ट भी पैदा नहीं होगा, है ना। तो जब ट्रस्ट आ जाएगा, विश्वास बढ़ेगा, तभी वो आपके साथ बिजनेस में आना चाहेगा। ये स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना चाहिए, रिलेशनशिप, फिर ट्रस्ट, फिर बिजनेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कंसेंटिंग पे बात करेंगे। कंसेंट जो लेते हैं हम लोगों का, उनकी जो सहमति जो हमें प्राप्त करनी है, उसके ऊपर एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। तो वो है सेटमैक, एक रूल है जो आपने ज़रूर सुना होगा। तो फिर से इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सेटमैक का रूल आखिर होता क्या है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ना। तो S फॉर स्माइल, A फॉर एग्री, T फॉर टर्न, M फॉर मोटिवेशन, मोटिवेट, और A फॉर एक्शन, C फॉर क्लोज। तो अब इसको बारी बारी हम समझते हैं कि क्या होता है आखिर। ये एक मतलब कि एक बिहेवियर टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है। ये आप इस बिज़नेस में नहीं तो अपने आम जिंदगी में बाहर भी आप इसको इस्तेमाल करिए। ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है अगर इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बिहेव करता है। तो पहला होता है स्माइल। जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो कुछ बातें आपको बताएंगे, या उनकी बातें हो सकता है कि आपके विचारों के अकॉर्डिंग नहीं हो, अपोज में हो, है ना, विरुद्ध दिशा में हो, और वो कुछ ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो हम उससे एग्री नहीं है। ठीक है ना। तो उस समय क्या करना है, हमको स्माइल करना है। स्माइल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठहाके मार के हंस देना है, या बहुत इस तरीके से हंस देना है कि उनको लगे कि यार ये तो मेरी मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसा नहीं। स्माइल का मतलब हल्की सी स्माइल दे कि ठीक है भाई, आप जो बात कर रहे हो वो दुरुस्त है, इस पर चर्चा आगे हो सकती है। इस तरीके का एक छोटा सा उनको एक स्माइल दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्री करे उसकी बात को। अब एग्री इतना भी ना करें कि एग्री करके आप अपना प्लान बताना ही भूल गए। एग्री करने का मतलब हाँ ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात, ये वर्ड्स आपने उनके सामने रखना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, एग्री करना। पहले स्माइल करें जब भी वो बात कर रहे हैं, भले ही वो अपोज में हो, और उसके बाद उसको एग्री करें। और थर्ड पॉइंट जो आता है उसको हम करेंगे टर्न। अब टर्न करने वाला जो पॉइंट है, यहाँ चाहिए हमारे पास में नॉलेज, या हमारी ऐसी समझ चाहिए कि हम उस व्यक्ति के पॉइंट को किस तर्कों पर, या जो भी हम तर्क बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, वो कैसे उस लॉजिक पर खरी उतरती है, आपकी लॉजिक पर उसकी बात। ठीक है ना, उसको हम कैसे टर्न कर लेंगे कि जो चीज़ जिस दिशा में वो जा रहा है, या जिस तरीके का उसका सोच है, उसको हम वापस कैसे लाएंगे, इसके लिए हमारे पास नॉलेज चाहिए उससे बात करने का। ठीक है, तो ये नॉलेज गेन होगा आपको प्रैक्टिस में से, धीरे धीरे आएंगी ये बातें सीखना। तो उस समय उसको टर्न करना है, उसी चीज़ से टर्न करते हुए अपनी बात समझानी है कि आप जो कह रहे हो ये बात सही है, इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सर इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हुआ टर्न। उनको आप अपनी बात से थोड़ा सा पीछे लाए। उसके बाद में मोटिवेट करें। मोटिवेट करने का मतलब कि कुछ चीज़ें आपको समझानी होंगी, बतानी होगी अपने बिजनेस के बारे में, और जो भी चीज़ें आप वहाँ डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में, और एक थोड़ा सा नॉलेज पेश करना होगा उसके सामने। और जेन्युइन, जिस पर कोई भी व्यक्ति एग्री कर जाए, वो तर्क संगत हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप एक फेंकने के लिए, या जिसको क्या कहेंगे हम, कि मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बता देना है, झूठ वगैरह, ये नहीं। तो एक तर्क संगत चीज़ों पर बात उनसे अगर करेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होते हैं तो आपके साथ में वो एक्शन में आएंगे। अभी ये बटन जो आप दबा रहे हैं, ये एक्शन की बटन है। तो एक्शन में आने के बाद में वो समझ जाएंगे कि अभी आप ये समझ गए हो
कि अभी बिजनेस में वो लाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए सामने वो तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि उनको एग्री करना, उनका कंसेंट लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों की। क्योंकि कई सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों ने सुन रखी हैं, है ना, और वो दिलों पर छाप कर चुकी है, उनके माइंड में बसी हुई है। तो उनको इतनी जल्दी उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चीज़ें जो है, जो ये फार्मूला बताया गया है सेटमैक का, इसके हिसाब से अगर आप वर्क करते हो तो बहुत ईजी होगा और आम जिंदगी में भी ये हमको काम आता है। और था जो लास्ट पॉइंट है क्लोज का, वो फिर क्लोज हो जाएगा, आपसे दोस्ती होगी, आपसे रिलेट करेगा और फिर उसके बाद आपकी बात सुनेगा। तो तब आप उससे सुनाइए अपनी बातें, अपने बिजनेस के बारे में सारी जानकारी दीजिए। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बात बताई और तुरंत आप अपने जो रिप्लाई जो है वो देने के लिए तैयार हो गए और पता चला कि वो कुछ और ही बोल रहे हैं, आपको कुछ और ही समझ में आया और वहाँ पे तू मैं वाला माहौल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा ना करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप चले। चलिए, तो ऑलवेज यूज़ दिस फार्मूला, हमेशा इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। अगर आप नेटवर्किंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, या अगर नहीं भी है तो अपनी लाइफ में भी इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन होगी आपकी लाइफ की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, शो द प्लान। अभी हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, जिसमें हम प्लान शो करने वाले हैं हमारे नए प्रॉस्पेक्ट को, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को। तो क्या होगा, 1-to-1 प्लान विथ अपलाइन। जब भी आप नए होते हो, किस तरीके से बात करना है, कैसे उन्हें समझाना है, ये चीज़ हमको नहीं आती शुरुआत में, तो इसलिए हम हमारे अपलाइन के साथ में ज़रूर प्लान प्रेजेंट करें। अब कई बार क्या होता है कि जीटीएस में जब उनको इनवाइट करते तो ऐसा कभी कभी समय आता है या टाइम नहीं होता या ऐसा माहौल होता है कि वो जीटीएस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप उनके घर पर जाकर के 1-to-1 प्लान कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। और बहुत अगर डिले नहीं करना चाहते, उनको जल्दी से बिजनेस में लाना चाह रहे हैं आप, तो आप अपने अपलाइन के साथ में उनके घर पर जाकर के प्लान प्रेजेंट करें। क्योंकि अपलाइन अगर उनको समझाएंगे तो ये करना कितना है, सिर्फ 5 प्लान तक आपको इस बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्राइमरी बेस पर लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे बात की जाती है, अपनी चीज़ को कैसे समझाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो 1-to-1 प्लान अपने अपलाइन के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। सो जीटीएस या सेमिनार जो है हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे नए व्यक्ति को ज़रूर दिखाना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने देखना ही चाहिए, तभी वो आगे हमारे बिजनेस में स्टे रह पाएगा, स्टेबल होगा। तो सो जीटीएस सेमिनार विथ फैमिली के साथ में अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि इस बिज़नेस में आगे आने के लिए सबसे बड़ा जो व्यवधान होता है या जो इंटरप्शन होता है वो होता है फैमिली की तरफ से। क्योंकि उनका टाइम हम लेकर के बाहर जा रहे होते हैं, बाहर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइम जो वो देने के लिए जो है फैमिली तैयार नहीं होती। और उसके बाद स्टार्टिंग में जो पे-आउट्स जो होते हैं इस क्षेत्र में, इस बिज़नेस में, वो कम होते हैं। तो जिस तरीके से नौकरी पे जाकर के एक दिन का उन्होंने ड्यूटी किया, रोजी किया और पैसा लेके आए, ऐसा यहाँ नहीं होता। पहले हमें रिटेन करना होता है, अपना समय देना पड़ता है, फोकस देना पड़ता है, फिर टीम बनाने के बाद में आगे हमको उसके बेनिफिट्स इंटू एक्स में दिखाई देते हैं, है ना, यानी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती। तो फैमिली सबसे पहले इंटरव्यू करती है हमको घर पर, तो उन लोगों को भी एक्टिव करने के लिए पहले ही अगर वो सेमिनार में आते हैं तो वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सेमिनार देख लेते हैं अपने गेस्ट के साथ में, तो गेस्ट के साथ सेमिनार देखने के बाद में एक पॉइंट आता है, कंसल्ट टू स्टार अपलाइन आफ्टर सेमिनार। अभी ये क्या चीज़ है, स्टार अपलाइन कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, है ना। तो जैसे ही सेमिनार ख़त्म हो गया तो आप निकल करके हॉल से उनके साथ घर जाने की कोशिश ना करें, उनके साथ मत जाइए। क्योंकि आपके सेमिनार में जो स्टार अपलाइन थे वो शायद आपकी टीम से हो ना हो, क्रॉस लाइन से हो, कहीं से भी हो, लेकिन स्टार अपलाइन मतलब कि जो सेमिनार में सबसे लास्ट में एक बड़ी पोस्ट पर, एक ऊपर की पोस्ट पर, या एक सक्सेसफुल जो लीडर जिसको आपके गेस्ट ने सुना है, उन अपलाइन के साथ में एक बार ज़रूर इंटरेक्ट कराइए, कंसल्ट कराइए, एक बार मिलिए उनके साथ में, ताकि उनसे हाथ मिला करके, उनके साथ में फ़ोटो खिंचा करके, उनके साथ में बैठ के, उनको सुन के, रूबरू देख के उनको पास से, वो एक बहुत अच्छा गुड फील करते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, हम जो यहाँ पर नए सेमिनार में जब गए हैं तो इन लोगों ने एक बड़े अपलाइन से भी हमारी बात कराई, इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति का एक रिस्पेक्ट या उनको कुछ तवज्जो दी जाती है, ये बात सामने आती दोस्तों। तो सो द प्लान के तहत ज़रूर आप आफ्टर सेमिनार एक स्टार अपलाइन से ज़रूर मिलाइए, जो कि कोई भी हो सकता है, शायद वो आपके अपलाइन खुद के हो या कोई क्रॉस लाइन के भी हो सकते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं जीटीएस में, उनसे ज़रूर मिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, गो विथ राइट पाथ गेट डेस्टिनेशन। इसी तरह के एक सिस्टम से, एक राइट रास्ते से हम पाथ से चलेंगे तो हम डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए, अभी जो था फोर्थ पॉइंट है, फॉलो अप
या क्लोजिंग, इस पर 4th लिखना चाहिए था लेकिन 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं बाद में एडिट करा देता हूँ। तो चौथा पॉइंट हमारा आता है कि फॉलोअप या क्लोजिंग, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे फॉलोअप या क्लोजिंग। तो क्या करेंगे, क्लोज इन कन्वीनियंट जोन, यानी कि एक कन्वीनियंट जोन में आप उसको क्लोज करेंगे अपने प्रॉस्पेक्ट को। कैसे, जैसे ही आप उसने सेमिनार आप दिखा करके लाए हैं तो उस वक्त सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने है, उसके माइंड में है और बहुत ताज़ी है। तो ये 24 आवर्स का टाइम होता है जिस वक्त वो बहुत पॉजिटिव और उमंग से भरे हुए होते हैं, तो उस समय आप उनको क्लोज कराएं। बस अब इस चीज़ को कई लोग निगेटिव ले लेते हैं कि भाई 24 आवर के बीच में उसको क्लोज करना है, मतलब कि उसको उल्लू बना करके अपने बिजनेस में लाना है। इस कंसेंट में भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसको ऐसा मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि फाइनल हमारा जो एम है या हेतु है इस बिज़नेस में लाने का, उसके फ़ायदे का है। हमारे फ़ायदे के साथ साथ उसका भी फ़ायदा है, उसके ही लाइफ में चेंजेस करने के लिए, उसको बेनिफिट्स दिलाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको माइंड में बिल्कुल भी मत लाइएगा। क्लोज इन कन्वीनियंट जोन, 24 घंटे के अंदर उसको क्लोज कराने की कोशिश करें तो आपके बिज़नेस में जो है जल्दी क्लोज हो जाएगा। वरना अगर इसके अलावा 2-3 दिन के बाद जब कांटेक्ट करते हैं तो वो अनकन्वीनियंस जोन में चले जाते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि चलो अभी बाद में एक आधी बार देख लेते हैं, प्रोग्राम तो ठीक था लेकिन अभी थोड़ा सा मूड नहीं है, जो भी है, कोई भी कुछ भी इंटरप्शन आ सकता है, घर से आ सकता है, फैमिली से आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसेस, अब जब उसको क्लोज आप जब कर रहे हैं तो प्रोसेस बताएं कि जो आप इसमें एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या जो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप के लिए जो पैसा आप लगाने वाले हो या स्टार्ट करने वाले हो, तो इस प्रोसेस से फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स की बात उनसे करनी चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए कि कैसे ये पैसे को हम रिटेन करेंगे, बाहर निकालेंगे, और उसके बाद में इस बेनिफिट्स, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट से आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और कैसे आपको इसके प्रॉफिट्स होंगे ये हमको समझाने होंगे। तभी व्यक्ति वो आपके साथ में क्लोज होगा। क्लोज करने के पहले ये ज़रूर आपने उनके साथ में बैठ के एक्सप्लेनेशन एक लिखित तौर पर उनको बढ़िया पेपर पर समझा के देनी चाहिए। थर्ड है इनकरेज फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। एजुकेट अगर होंगे, बात को समझेंगे तो अंदर से प्रिपेयर होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, तो बिज़नेस को एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर बिजनेस खड़ा करने के लिए वो वर्क करेंगे अगर एजुकेशन में वो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, अगर समझते हैं इस इंडस्ट्री को, ठीक है ना। सॉल्व क्वेरी एंड हेल्प इन फील्ड, क्वेरीज जो है वो सॉल्व करनी चाहिए, उन्होंने आपने सॉल्व करनी चाहिए। जब वो नया नया व्यक्ति है तो आपके सामने कुछ बहुत सारी क्वेरीज लेके आएगा, प्रॉब्लम लेके आएगा, क्वेश्चंस उसके होंगे, तो ज़रूर आपने उसके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हेल्प इन फील्ड, और जब वो फील्ड में जाएंगे, जैसे आप इमीडिएट अपलाइन हो उनके, तो उनको ज़रूर आपने फील्ड में हेल्प करनी चाहिए ताकि वो कहीं अटके नहीं, वो नेगेटिविटी में ना आ जाए। इसके लिए उनको आपको फील्ड में हेल्प करनी है। उनको जो है उनका जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिटर्न करने के लिए या इनकम कैसा जनरेट किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको दिलाने के लिए उनको फील्ड में भी हेल्प करना है, ठीक है। इट्स नॉट डन, अब इतना काम हो जाने के बाद में ये मत समझिएगा कि काम अब पूरा हो चुका है। इट्स नॉट डन, रियल वर्क इज अहेड। अब असली काम हमारा आगे शुरू होता है जो कि हमें करना ही पड़ता है। आपने एक नए प्रॉस्पेक्ट को लाए हैं अपने साथ, तो एक हमारे बिजनेस के ट्रेन में उसको बिठाए हैं, ठीक है ना, ये समझिएगा। आप एक बिजनेस के सफ़र पर निकल पड़े हैं, आप और आपके डाउनलाइन, तो इसमें आपको पता है कि सफ़र के दौरान क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, आपने समझा है, इसको महसूस भी किया है। लेकिन आपका जो डाउनलाइन है, जो अभी भी आपके साथ में इस ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, इसको पता नहीं है कि सफ़र के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे कैसी चीज़ों को हम फेस करेंगे। तो इसके लिए वो अनभिज्ञ है, वो जानता नहीं है, तो उसको समय समय पर ये सारी चीज़ें समझाना होगा। कभी नींद आएंगी उसको, है ना, कभी उसको टॉयलेट जाना होगा, कभी उसको भूख लगेगी, कभी वो उदास हो जाएगा, है ना, और कभी बार बार ये सवाल करता हुआ आपको मिलेगा कि सर और कितने दूर है, और कितने दूर है। तो आपको ये समझाते हुए उसको स्टे रखना है कि बस सर आ ही गया है, बस कुछ ही दूर है। ये सारी जानकारी उसको दे करके उसको स्टेबल करना है और उसका हाथ पकड़ के अपने बिजनेस में उसको लेके आना है, ताकि वो कहीं डगमगाए नहीं। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसी चीज़ होती नहीं कि डंडा पकड़ के कोई आपके सामने खड़ा होता है। हम स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं तो इसका एक नेगेटिव फीडबैक भी ऐसा रहता है कि हम कभी भी इससे फ्लैश आउट हो जाते हैं, मोटिवेटेड कभी भी नहीं रहते, हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते। इसलिए एजुकेशन अगर हम लेते हैं और हमारा अपलाइन, एक एक्टिव अपलाइन अगर बेहतरीन है, तो हम इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है,
इस प्लेटफॉर्म पर, इस बिज़नेस पर पता नहीं लोग क्यों सपने की बात करते हैं और एक तामझाम और एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कन्विंस करने के लोगों को बुलाते हैं। ये होता है, लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इस देश में जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कई फ्रॉड कंपनियां आई, जो मनी सर्कुलेशन है ना, जो स्कैम स्कीम वाली जो कंपनी आई, उन लोगों ने इस सिस्टम का नाम ख़राब किया है दोस्तों। वरना नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हर किसी ने एक पार्ट टाइम अपने पे आउट के लिए, पार्ट टाइम अर्निंग के लिए या फुल टाइम भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं भी, तो इस तरीके से। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज़ अबाउट रिलेशन एंड फेथ, है ना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है एक रिश्ते बनाने का और विश्वास को कायम रखने का बिजनेस है दोस्तों। तो बी वेयर सेल बिहेवियर, तो कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए हमने, इसलिए हमारे खुद के बिहेवियर से किसी को ठेस न पहुँचे, कोई हमारे बिहेवियर से हर्ट ना हो, इसकी हमने ध्यान रखना चाहिए। ऑनेस्टी रखना चाहिए। हो सकता है आपके बात करने से किसी को एक बार बुरा लगे, लेकिन कल चल के आपको बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो ऑनेस्टी जरूर रखना चाहिए। एथिकल होना चाहिए। आप जब बिजनेस में हो तो उनकी फैमिलियर इन्वॉल्व होती है, लेडीज़ होती है ना, उनके प्रति एथिकल रहें और उनके बारे में सही विचार रखें। ऐसी कोई व्यवहार न करें कि कोई आपसे हर्ट हो, और कमिटेड रहे, जो आप कमिटमेंट करें उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने अभी तक मुझे सुना, और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप अपने टीम को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने मिलेंगे और बेहतरीन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाएगी। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।